Hello everyone, this is Zapali here and today we are going to discuss sexual reproduction in flowering plants part 2. So, we are now going to discuss today about female reproductive unit. I have discussed about male reproductive unit in our last video and now today we are going to discuss about female reproductive unit in plants. So, what are the female part of a flower, right? Of a एंजियोस्पर्म फ्लावर. अगर हम बात करते हैं बेटा एंजियोस्पर्म की, तो जो फ्लावर होता है उसके अंदर जो फीमेल पार्ट होता है वो होगा क्या? फर्स्ट ऑफ ऑल बेटा फीमेल रिप्रोडक्टिव यूनिट कंसिस्ट ऑफ योर स्टिग्मा, style and ovary. As I told you yesterday that फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को पिस्टल भी बोलते हैं, कार्पल भी बोलते हैं और गाइनोशियम भी बोलते हैं. एंड इट इज फर्दर डिवाइडेड इनटू थ्री पार्ट्स, दैट इज स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी. आई हैव रिटन वन थिंग हियर बेटा, मोनोकार्पेलरी और मल्टीकार्पेलरी. इसका मतलब क्या है? मोनोकार्पेलरी, मोनो मीन्स वन एंड कार्पल मीन्स फीमेल पार्ट, राइट? अगर किसी फ्लावर के अंदर सिर्फ एक ही फीमेल पार्ट है यानी एक ही फीमेल रिप्रोडक्टिव यूनिट है तो हम कहेंगे दैट फ्लावर इज मोनोकार्पल. एंड अगर उसमें बहुत सारी ओवरीज हैं, बहुत सारी स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरीज हैं, देन वी विल कॉल इट मल्टीकार्पेलरी फ्लावर, राइट? सो सेकेंड थिंग इज बेटा, अब कार्पल तो एक भी हो सकती है और एक से ज्यादा भी हो सकती है फ्लावर के अंदर. तो ये एपोकार्पस और सिनकार्पस कंडीशन क्या है? एपोकार्पस, एपो वर्ड कहीं पे भी यूज होता है ना बेटा, इट मींस फ्री. अगर दो पिस्टल्स या दो कार्पल्स आपस में फ्यूज नहीं है, फ्री है, यानी उनका जैसे ये एक बेटा एक कार्पल है आपका, इसके साथ एक और होगा, उसके साथ एक और होगा. मल्टी कार्पलरी कंडीशंस के अंदर अगर आपकी ये जो कार्पल है बेटा वो फ्यूज नहीं है यानी एक साथ चिपकी नहीं हुई है, फ्री है, देन वी कॉल इट एपोकार्पस कंडीशन. और अगर वो एक साथ फ्यूज्ड है देन वी कॉल इट सिनकार्पस कंडीशन. इट मीन फ्लावर में आपको एपोकार्पस कंडीशन भी मिल सकती है और सिनकार्पस कंडीशन भी मिल सकती है. ठीक है, सिन का मतलब होता है फ्यूज्ड एंड एपो का मतलब होता है फ्री. नाउ अभी हम बात कर रहे थे बेटा फीमेल रिप्रोडक्टिव यूनिट की, तो फीमेल रिप्रोडक्टिव यूनिट में बात करते हैं स्टिग्मा की. स्टिग्मा वो एक ऐसा पार्ट है जो कि स्टिकी पार्ट होता है बेटा, जिसके ऊपर पोलन आके लैंड करता है. ठीक है, क्योंकि अगर उसको पोलन को स्टिक करना है जिसकी वजह से जो स्टिग्मा होता है वो स्टिकी सरफेस होता है, सो दैट इट कैन कैप्चर द pollen grain, right? And after that there is a style which carry your pollen to the ovary. अब pollen को कहाँ तक जाना है? ओवरी तक जाना है. ओवरी में है क्या? ओवरी में ओव्यूल है, तो पोलन को स्टिग्मा से ओवरी तक को लेके जाएगा बेटा, that will be carried by the style, right? अब पोलन कहाँ पहुंच गया है बेटा? ओवरी में पहुंच गया है. तो ओवरी में क्या होता है? फीमेल गैमेट, दैट इज योर ओव्यूल. ठीक है, अब ओव्यूल यानी जो कि ओवरी में प्रेजेंट है उसके चारों तरफ एक कवरिंग होती है जिसे हमारी फीमेल बॉडीज के अंदर, ठीक है, वॉम्प में प्लेसेंटा होता है. वैसे ही बेटा यहाँ पर फीमेल रिप्रोडक्टिव यूनिट इन प्लांट्स के अंदर भी एक कैविटी होती है, दैट इज कॉल्ड ओवरियन कैविटी. आई हैव ड्रॉन इन ग्रीन कलर. So बेटा this is all about your female reproductive unit. अब बात करते हैं बेटा ये जो ओव्यूल है, ठीक है, यानी ओवरी के अंदर ये ओव्यूल्स प्रेजेंट है. ठीक है, ओवरी में क्या प्रेजेंट है? ओव्यूल प्रेजेंट है. बट मैं अगर आपको बोलूं कि ओव्यूल बना कैसे, तो वो एक प्रोसेस भी तो होगा ना, ओव्यूल कैसे बना, ठीक है, उसका क्या प्रोसेस है जिससे ओव्यूल हमारे पास बन गया. तो ओव्यूल को हम बेटा मेगास्पोर भी बोलते हैं. तो हमारे पास एक प्रोसेस है मेगास्पोरोजेनेसिस. मेगास्पोरोजेनेसिस का मतलब मेगास्पोर यानी ओव्यूल, जेनेसिस का मतलब फॉर्मेशन ऑफ ओव्यूल. जब ओव्यूल बनेगा दैट process is called megasporogenesis. It means ovule formation. जो हमारे पास इस ओवरी में ओव्यूल है वो कहाँ से आया? वो आया मेगास्पोरोजेनेसिस की वजह से. तो होता क्या है बेटा,
आपके पास ओव्यूल जो है, जो कि ओवरी के अंदर है, उसमें पहले क्या होता है, मेगास्पोर होता है, राइट। वो जो मेगास्पोर है वो क्या करेगा, अपना साइज इंक्रीज करेगा, ठीक है। एक मेगास्पोर है, सी आई हैव ड्रॉन अ डायग्राम ओवर हियर। एक मेगास्पोर है, मेगास्पोर ने अपना साइज इंक्रीज किया और साइज इंक्रीज करने के बाद बेटा उसका जो न्यूक्लियस है वो डिवाइड कर रहा है, ठीक है। और कैसे डिवाइड करेगा, इट विल बी माइटोटिक डिवीजन, ठीक है। माइटोटिक का मतलब होता है अपने नंबर को डबल करना और मियोटिक डिवीजन अपने नंबर को हाफ करना। तो हमारे पास पहले एक ही न्यूक्लियस था, तो अब कितने न्यूक्लियस हो गए, 2 न्यूक्लियस हो गए, बिकॉज मेगास्पोर ने माइटोटिकली डिवाइड किया, यानी फर्स्ट माइटोसिस पर ये मेगास्पोर 2 न्यूक्लियाई में बट गए, ठीक है। उसके बाद 2 न्यूक्लियाई में बटने के बाद 2 बार न्यूक्लियस देने के बाद इन्होंने एक बार फिर से माइटोसिस किया, यानी सेकेंड टाइम माइटोसिस किया, देन 2 विल बी कन्वर्टेड इनटू 4 न्यूक्लियाई। फिर से इन्होंने अपना नंबर क्या कर लिया, डबल कर लिया। एंड थर्ड माइटोटिक डिवीजन, सी आई हैव रिटन हियर थर्ड माइटोसिस एंड थर्ड माइटोसिस। थर्ड माइटोसिस करने के बाद उनके नंबर हो गए 8। पहले 2 थे, पहले 2 हुए, सेकेंड माइटोसिस में 4 हुए और थर्ड माइटोसिस में 8 हो गए, ठीक है। तो बेटा अब हमारे पास आ गए 8 न्यूक्लियस और 7 सेल स्टेज, यानी हम बोलेंगे हमारे पास 8 न्यूक्लियस और 7 सेल स्टेज आ जाएगी हमारे पास, सी। तो अब ये 8 न्यूक्लिएट किस तरीके से अरेंज होंगे, किस तरीके से अरेंज होंगे बेटा, अब वो किस तरीके से अरेंज होंगे, देखो 3 होंगे हमारे एंटीपॉडल्स, ठीक है, एंटीपॉडल्स, 2 होंगे आपके सिनर्जिड्स, 1 होगा एग और 2 होंगे आपके पोलर न्यूक्लियाई। अब ये है क्या, ये सब मैंने आपको बता दिया, ये है क्या, सी यहाँ पर मैंने आपको एक डायग्राम बनाया हुआ है बेटा, ठीक है। जब ये 8 सेल स्टेज हो जाएगी तब एक एम्ब्रियो सैक का डेवलपमेंट होगा, यानी एक एम्ब्रियो सैक के अंदर 8 न्यूक्लियस वाली स्टेज आएगी जिसमें 8 न्यूक्लियस होंगे और 7 सेल होंगे। उसको प्रोटेक्ट करने के लिए, उन ओव्यूल्स को प्रोटेक्ट करने के लिए क्या होगा, उसके ऊपर तो कवरिंग होगी, दैट इज आउटर इंटेगुमेंट एंड इनर इंटेगुमेंट। सी आई हैव रिटन हियर आउटर इंटेगुमेंट एंड इनर इंटेगुमेंट, जो बीच में एग है, ऊस्फेयर है, उसको प्रोटेक्ट कर रही है, ठीक है बेटा। अब एक चीज और देखो, 8 सेल्स बताए थे मैंने आपको, 8 सेल्स बताए थे, 8 सेल्स में से 3 सेल्स कौन से रीजन पे चले जाएंगे, चलाजा वाले रीजन पे। अब एक चीज और क्लियर करो बेटा, एम्ब्रियो सैक में 2 रीजन्स होते हैं, एक रीजन होता है चलाजा वाला एंड और एक वाला एंड होता है माइक्रोपाइलर एंड, ठीक है। अब बात करते हैं पोलन कौन सी साइड से एंट्री लेगा, चलाजा से आएगा फ्यूज होने के लिए कि यहां से आएगा माइक्रोपाइलर रीजन से। तो हमेशा याद रखो बेटा, जब भी पॉलिनेशन होगा, पॉलिनेशन के बाद फर्टिलाइजेशन होने वाला होगा, तो हमेशा माइक्रोपाइलर एंड से पोलन एंट्री लेगा, कहां पर, इस एग से फ्यूज होने के लिए, ठीक है। तो अभी हम क्या बात कर रहे थे, इस एम्ब्रियो सैक की। तो इस एम्ब्रियो सैक 8 सेल 8 न्यूक्लियस बनने के बाद हमारे को क्या चाहिए बेटा, 8 न्यूक्लियस अपने आप को किस तरीके से अरेंज करेंगे इस एम्ब्रियो सैक में, 3 हो जाएंगे एंटीपॉडल्स, एंटीपॉडल्स विल बी ऑलवेज ऑन द चलाजा एंड 2 आपके हो जाएंगे सिनर्जिड, सिनर्जिड्स विल बी ऑलवेज इन माइक्रोपाइलर एंड 1 विल बी योर एग, right, and you're in between this center you have seen this polar nuclei। हमेशा इस स्टेज को बोलते हैं बेटा 7 सेल स्टेज एंड 8 न्यूक्लियाई। अब बोलोगे मैम यहाँ पे तो 8 न्यूक्लियस है बट 7 सेल कैसे है बेटा, सी काउंट करो 1 2 3 4 5 6 और ये जो पोलर न्यूक्लियाई है, ठीक है, इसमें 2 न्यूक्लियस प्रेजेंट है बट हम इसे 1 ही कंसिडर करते हैं, एक सेल कंसिडर करते हैं। सो दिस स्टेज in which we are having 8 nucleus and 7 your cells, that structure is called anatropous ovule, ठीक है बेटा। and I have written here बेटा, this is a micropilar end, this is a chalaza end, this is very important for you and see। अब ये जो स्ट्रक्चर है, this structure is called megasporangium, इसे बोलते हैं megasporangium। हमने लास्ट वीडियो में किया था microsporangium। microsporangium is a bag like structure in which pollen grain produce,
राइट। और इसके अंदर मेगास्पोरेंजियम के अंदर क्या बन रहा है, ओव्यूल्स बन रहे हैं, ठीक है बेटा। और आगे मैं आपको बताऊंगी कि ये जो है ना आपके एंटीपोडल्स, इनर्जिड्स, ये सारे क्या हो जाते हैं, ये सारे डीजनरेट हो जाते हैं। और ये जो सेंटर में है, दिस वन, सेंटर वन, ये जो आपका एग है वो रह जाता है आपके पास लास्ट में। सी आपको दिख रहा होगा ये जो पार्ट है बेटा, दिस इज योर एग, राइट, दिस इज योर एग। इसी से, इस एग से ही पोलन क्या करता है बेटा, फ्यूज करता है, यहां से पोलन की एंट्री होगी एंड इट विल फ्यूज विद दिस पार्ट, राइट। सो आई हैव रिटन, सो अगर आपसे पूछते हैं कि मेगास्पोरेंजियम क्या है, तो मेगास्पोरेंजियम एक ऐसा स्ट्रक्चर है जिसमें ओव्यूल का फॉर्मेशन होता है, यानी मेगास्पोर बनता है, ठीक है। क्यों बनता है मेगास्पोर, क्यों बनता है ओव्यूल, क्योंकि पोलन ने उसके साथ फर्टिलाइजेशन करना है, ठीक है बेटा। और वो एक ऐसा स्ट्रक्चर है जिसके अंदर दो इंटेग्यूमेंट्स होते हैं जो ओव्यूल को प्रोटेक्ट कर रहे होते हैं, इनर वन एंड आउटर वन, ठीक है। ओव्यूल और फ्यूनिकल के बीच में, यानी ये ओव्यूल है, एग भी बोलते हैं इसे बेटा, ओव्यूल और फ्यूनिकल के बीच में एक पार्ट होता है दैट इज कॉल्ड हिलम, ये वाला पार्ट, राइट, दिस इज कॉल्ड हिलम, इट इज अ जंक्शन। और बेटा एक चीज और, एम्ब्रियो सैक में एक ऐसा पार्ट होता है जहाँ पे ना तो इनर इंटेग्यूमेंट होती है और ना ही आउटर इंटेग्यूमेंट होती है। दिस रीजन देखो, ना तो इनर इंटेग्यूमेंट है, ये आउटर है, ये इनर है, ना तो यहाँ पे इनर इंटेग्यूमेंट है। क्यों नहीं है, क्योंकि भाई पॉलन को वहां से एंट्री लेनी है, इसीलिए वहां पर इनर और आउटर इंटेग्यूमेंट नहीं प्रेजेंट होती, ठीक है बेटा। अब ये जो ग्रीन ग्रीन डॉट डॉट स्ट्रक्चर दिख रहा है आपको, डॉट डॉट लगा रखा है, दिस पार्ट इज कॉल्ड न्यूक्लियस रीजन। अब इस न्यूक्लियस का क्या काम है, टू इट contains food that is helpful for giving nourishment to the your ओव्यूल, जो अभी ओव्यूल डेवलप हो रहा है उसे नरिशमेंट देने के लिए क्या प्रेजेंट होता है बेटा, न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। आई होप दिस इज क्लियर टू यू ऑल। नाउ इट्स टाइम फॉर अमेजिंग फैक्ट। तो अमेजिंग फैक्ट क्या है बेटा, यहाँ पर देखो मैंने क्या लिखा है, पपाया। पपाया क्या, आप लोगों ने कभी देखा है बेटा कि पपाया के प्लांट पर, कुछ प्लांट पपाया के होते हैं उसमें तो पपाया लगे हुए होते हैं, और कुछ प्लांट पपाया के होते हैं जिसमें पपाया पूरी जिंदगी नहीं आते। क्यों नहीं होता ऐसा मतलब सारे प्लांट्स पे क्यों नहीं पपाया लगता, हमेशा ऐसे पर्टिकुलर प्लांट पे क्यों पपाया लगता है, उसका रीजन ये होता है बेटा, क्योंकि जो फीमेल पार्ट होता है, क्योंकि जो पपाया है आपका बेटा वो यूनिसेक्सुअल है, यानी उसमें सिर्फ एक ही सेक्स होता है, तो फीमेल ही हमेशा पपाया प्रोड्यूस करती है, फ्रूट प्रोड्यूस करती है। मेल तो कर नहीं सकता क्योंकि फीमेल के अंदर ही पॉलिनेशन होगा, फीमेल में ही फर्टिलाइजेशन होगा, इसीलिए हमेशा जो फीमेल पपाया प्लांट होता है उसी के अंदर पपाया का फ्रूट लगता है, ठीक है। सेकेंड वन इज जो बैम्बू होता है, ठीक है, बांस का पेड़ बोलते हैं, जो बैम्बू होता है आपको पता है वो अपनी पूरी जिंदगी में सिर्फ एक बार फ्लावर प्रोड्यूस करता है, यानी पूरी जिंदगी में, पूरी शेल्फ लाइफ में उसने सिर्फ एक ही बार अपना फ्रूट प्रोड्यूस करना होता है। सो this is all about beta female reproductive unit part 2, and next part we will discuss about pollination and different types of pollination. I hope you like my today's video. If you really like my video, please subscribe my channel. Thanks for watching.